Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, बायस इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले सैम्पलिंग एरर को डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग एरर क्या है। द एरर विच अकर्स ड्यू टू द नेचुरल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में जितनी भी मेंबर्स या जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी यूनिट्स या जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान नेचुरल डिफरेंसेस होता है। तो उस नेचुरल डिफरेंसेस की वजह से जो एरर आ जाए तो उस एरर को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। अब नेचुरल डिफरेंसेस का क्या मतलब है? यानी फॉर एग्जांपल हम आई क्यू लेवल ले लेते हैं, तो हर किसी का आई क्यू लेवल तो एक जैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का आई क्यू लेवल डिफरेंट है। तो इस वजह से एरर आ सकता है। तो इस एरर को हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग एरर। इसी तरह एजुकेशनल लेवल है, यानी हर किसी का क्वालिफिकेशन तो सेम नहीं है। किसी का क्वालिफिकेशन न होने के बराबर है, किसी ने मैट्रिक किया है, किसी ने एफ किया है, किसी ने बैचलर किया है, किसी ने मास्टर, किसी ने एमफिल एंड किसी ने पीएचडी, ठीक है। तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। तो इस एरर को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। इसी तरह इनकम है, इनकम भी हर किसी का डिफरेंट है। हाइट है तो हाइट भी हर किसी का डिफरेंट है। वेट है, इसी तरह एज है, एटसेट्रा, ठीक है। सैम्पलिंग एरर को हम ई से डिनोट करते हैं और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एब्सोल्यूट। यानी जब हम सैंपल ले लेते हैं तो उस सैंपल का हम एवरेज निकालेंगे, यानी स्टेटिस्टिक हम फाइंड करेंगे, और फिर हम पॉपुलेशन का पैरामीटर यानी म्यू यानी एवरेज निकालेंगे और एक्स बार से म्यू को माइनस करेंगे और इसका जब हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो इससे आ जाएगा हमारे पास क्या? सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इसको किस तरह हम कम कर सकते हैं? तो इसको हम टू वे से यानी दो तरीक़ों से इसको कम कर सकते हैं। एक, बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज, यानी जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करें, जितना हम ज़्यादा सैंपल ले लेते हैं तो उसी वजह से सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। यानी जितना हम पॉपुलेशन के करीब जाएंगे तो उतना हमारा सैम्पलिंग एरर क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द सैंपल डिज़ाइन। सैंपल को लेने के लिए जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, अगर उस डिज़ाइन को हम इम्प्रूव करें और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है, तो इसी वजह से भी सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो सकता है। और साथ ही ये भी याद रखें कि सैम्पलिंग एरर को एक रैंडम एरर और दूसरा कंपेंसेटिंग एरर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नॉन सैम्पलिंग एरर को डिस्कस करते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर का डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द एरर विच अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग द डेटा। यानी जब हम डेटा की कलेक्शन करते हैं या डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं और उस दरमियान एक एरर आ जाए, ठीक है, एरर वाक़या हो जाए, तो उस एरर को हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और ये याद रखें कि ये एरर ह्यूमन की वजह से आ सकता है, तो इसलिए इसको हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं जितनी भी ह्यूमन एरर्स है वही सब इसमें इंक्लूड होंगे, इसमें नॉन सैम्पलिंग एरर में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब ये नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? तो हम इसको दो तरीक़ों से, हम टू वे से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है एम्प्लॉइंग ट्रेंड पर्सन, यानी हम जितने भी एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ क्या हो? ट्रेंड हो, वो सारे डेटा की कलेक्शन के मेथड्स जानते हो, उसका स्टेटिस्टिक्स पर अबूर हासिल हो और सैम्पलिंग के मेथड्स को जानते हो, तो तभी ये मुमकिन है कि नॉन सैम्पलिंग एरर क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटेशनल एड्स, और जो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन हम करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए मॉडर्न तरीक़ाकार
या मॉडर्न कंप्यूटेशनल एड्स जो है या मॉडर्न तरीके जो है उसको अपना कर तो नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बायस इन सैम्पलिंग। मतलब ये है बायस क्या है। बायस का डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द एरर विच अराइजेज ड्यू टू द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। वो एरर जो किसी इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर की ज़ाती इंटरेस्ट की बिना पर आ जाए तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम बायस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है, वो अपने चॉइस का सैंपल ले लेता है, ठीक है, या अपनी चॉइस के रिजल्ट को इंक्लूड करता है, तो उस वजह से जो एरर आ जाए तो उस एरर को हम बायस कहते हैं। ठीक है। और ये याद रखें कि ये जो बायस है ये इंक्रीज सैंपल साइज, यानी सैंपल साइज को जितना हम इंक्रीज करते हैं तो उतना ही ये बायस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखें कि इस बायस को हम कम्युलेटिव एरर भी कहते हैं। और कैन नॉट रिड्यूस्ड until it is detected। और इस बायस को तब तक हम रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जाए, यानी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाए कि ये किस वजह से एरर आया है। ठीक है। तो उसका वजह जब जान पाएंगे तो तभी ये मुमकिन है कि इसको रिड्यूस कर सके। लेकिन जब तक इसके आने का जो रीज़न है उसको जब तक उसको डिटेक्ट नहीं करते तब तक इस बायस को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को हम शॉर्टली SWR से प्रेजेंट करते हैं। S मीन सैम्पलिंग, W मीन विद और R मीन रिप्लेसमेंट। ठीक है। इसके नाम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि विद रिप्लेसमेंट यानी वापस रखना। ठीक है। इसके डिफिनेशन की तरफ आते हैं। when the item selected for a sample is returned to the population before drawing next item। मतलब क्या है इसका मतलब, इस डायग्राम से हम समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस पॉपुलेशन से हमने ये एक एलिमेंट या आइटम को सैंपल में सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया। अब हम इस तरह करते हैं कि हम दूसरे आइटम को सेलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें वापस रख देते हैं और फिर हम एक और आइटम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। क्योंकि हमने जो आइटम लिया है, ठीक है, उसको हमने वापस रख के दूसरा आइटम ले लिया। ठीक है। तो इसको हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसमें इन बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। नंबर फर्स्ट है पॉसिबल सैंपल, यानी जो पॉसिबल सैंपल हमारे पास आते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम n पावर n से निकालेंगे, n पावर n से। n का मतलब ये है कि पॉपुलेशन में कितनी एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पॉपुलेशन में 10 है, ठीक है, और स्मॉल n का मतलब ये है कि कितने हमने सैंपल में सेलेक्ट करने हैं। लेट्स सपोज हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो इससे आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इससे आता है 100। तो हमारे पास पॉसिबल सैंपल जो आएंगे वो 100 आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच यूनिट इक्वल। सैंपल में जो हम एलिमेंट्स की सिलेक्शन करते हैं तो हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इक्वल होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसमें टोटल 10 आइटम्स है। ठीक है। तो इसमें से जब हम एक आइटम को ले लेते हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10 है। ठीक है। तो अब हम दूसरे आइटम को ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको वापस रख देते हैं तो ये फिर 10 बन जाते हैं, और फिर हम दूसरा आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो वो भी 1/10 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह जितने भी आइटम्स इसे ले लेते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग यूनिट विल बी इंडिपेंडेंट। इस पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर एक निकल जाता है, ठीक है, तो वो वापस ही आता है। तो इसलिए एक के निकल जाने से
दूसरों पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो वापस ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सैम्पलिंग यूनिट विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ईच यूनिट कैन बी सेलेक्टेड मोर देन वंस। हर एक यूनिट ऐसा हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। हम एक एलिमेंट को ले लेते हैं, एक आइटम को ले लेते हैं और इसको हम वापस रख देते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये दोबारा आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि तीसरी बार आ जाए, ये भी हो सकता है कि चौथे बार आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम ये कहते हैं कि ईच यूनिट कैन बी सेलेक्टेड मोर देन वन टाइम। हर एक यूनिट को एक से ज़्यादा दफ़ा सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट को हम शॉर्टली WOR से रिप्रेजेंट करते हैं। W मीन विद, O मीन आउट और R मीन रिप्लेसमेंट। और इसके नाम से भी आइडिया हुआ होगा कि विदाउट का क्या मतलब है। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वापस नहीं रखना। ठीक है, आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन द आइटम सेलेक्टेड फॉर ए सैंपल इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर ड्राइंग द नेक्स्ट। क्या मतलब ये है कि जब हम सैंपल में एक आइटम को सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है, और फिर दूसरे आइटम को सैंपल में सेलेक्ट करते हैं लेकिन वो फर्स्ट वाले को वापस नहीं रखते, तो ऐसे हालात को या ऐसी सिचुएशन को विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। यानी ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन से हमने एक आइटम को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको हमने साइड पर रख दिया, और अब हम दूसरा आइटम सेलेक्ट करते हैं एज ए सैंपल। तो हम क्या करते हैं, हम इसको वापस नहीं रखते, इसको हम साइड पे रख देते हैं और दूसरा आइटम हम ले लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने इन बातों का ख्याल रखना है। नंबर फर्स्ट है पॉसिबल सैंपल। यानी पॉसिबल सैंपल हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें पॉसिबल सैंपल कितने आ सकते हैं। तो इसको हम NCN से फाइंड करेंगे। N का मतलब है पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट है और स्मॉल n का मतलब ये है कि सैंपल में कितने एलिमेंट हमने लेने हैं। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होगी, पॉसिबल सैंपल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेंज। मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के सेलेक्ट होने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो चेंज होगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसमें 10 है, 10 आइटम्स है, और हम क्या करते हैं, हम इससे नंबर फर्स्ट आइटम ले लेते हैं। तो फर्स्ट के आने यानी फर्स्ट आइटम ले लेते हैं, लेकिन इस फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10 है। ठीक है, और हम इसको साइड पे रख देते हैं। तो फिर इस पॉपुलेशन में कितने आइटम रह जाते हैं, इसमें 9 रह जाते हैं। अब इससे हम दूसरा आइटम को सेलेक्ट करते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस दूसरी की, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 होगी। इसी तरह अगर हम तीसरे आइटम को ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर 8 आइटम्स रह जाते हैं, और फिर उससे जब हम आइटम को ले लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं जितनी भी एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं तो हर एक सिलेक्शन पर प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सेलेक्टेड ओनली वन। और पॉपुलेशन में जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर उसको एक दफ़ा सेलेक्ट किया गया है तो वो साइड पे रखा गया है। ठीक है, वो पॉपुलेशन में वापस नहीं रखा गया, पॉपुलेशन में वो है ही नहीं, तो कैसी दूसरी दफ़ा वो आएगा। समझ में आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आपने याद रखना है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि n लेस देन और इक्वल टू n। यानी जो हम सैंपल लेते हैं उसकी तादाद पॉपुलेशन की तादाद से कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। इस तरह आ सकता है कि n इज इक्वल टू n, यानी 5 इज इक्वल टू 5 भी आ सकता है, और इस 5 से लेस भी आ सकता है। ठीक है, तो लेस 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।